नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी 3 राज्यों में सीएम को लेकर बुरी फंसी बीजेपी की, रेवंत रेड्डी के एक्शन से मुश्किल में बीआरएस की, राजस्थान में हार के कारणों पर हुए मंथन की, दानिश अली पर हुए मायावती के बड़े एक्शन की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात बांग्लादेश के आम चुनाव की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खत्म हुआ 6 महीने का इंतजार, 21 दिसंबर को होंगे कुश्ती संघ के चुनाव, जारी किया गया पूरा शेड्यूल। परिवार संघ तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी ने शादी की सालगिरह पर किए भगवान के दर्शन। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत के खिलाफ कोर्ट में ईडी का बड़ा बयान, कहा हमारे पास सबूत, वो मास्टरमाइंड। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव के नतीजे आए 6 दिन हो गए, लेकिन बीजेपी ने अभी तक तीनों राज्यों में सीएम के नाम की नहीं की घोषणा। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 6 दिन हो चुके हैं। जिन राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला, वहां अभी भी सीएम की तलाश हो रही है, और जहां चुनाव बीजेपी विरोधी पार्टियों ने जीता, वहां सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया। लेकिन जिन 3 राज्यों में बीजेपी जीती, वहां सरकार बनाना तो दूर, अभी नेता का ही चुनाव नहीं हो पाया है। 6 दिन में पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी 3 राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को माना जा रहा है। एमपी में कौन बनेगा सीएम, राजस्थान में किसका होगा राज, किसे मिलेगा छत्तीसगढ़ का सिंहासन। बीजेपी चुनाव जीतकर भी सीएम तय नहीं कर पा रही है। नेताओं को अपने राज्य से दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए थे, तीनों ही राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन सीएम को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि पुराने किसी चेहरे को मौका देने के लिए पीएम मोदी तैयार नहीं है। यानी ना तो वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम बनेंगी, और न ही रमन सिंह, और न ही शिवराज सिंह चौहान। सीएम पद को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थन में बाड़ीबंदी की खबरें भी आई थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई। अब 10 दिसंबर को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में नेता का चुनाव हो पाएगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। विपक्ष तंज कस रहा है कि हफ्ते भर बाद भी बीजेपी सीएम का नाम नहीं बता पा रही है। राजस्थान के कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी सीएम नहीं चुन पा रही है, जिस कारण से उन्हें सरकार चलानी पड़ रही है। सीएम को जो फैसले करने चाहिए वो मुझे करने पड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी ऐसी ही बनी हुई है। मध्य प्रदेश में तो विधानसभा भंग हो चुकी है, लेकिन नई सरकार नहीं बन पाई है। एमपी में विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर को होगी। सबसे बड़ी बात कि 17 साल से सीएम पद संभाल रहे शिवराज एमपी के सीएम बन पाएंगे, इस पर संशय बना हुआ है। बीजेपी में सीएम पद को लेकर रसाकशी मची हुई है, लेकिन बीजेपी समर्थक मीडिया ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सीएम पद को लेकर बीजेपी के अंदर जो टकराव चल रहा है, उसका उसे लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। फिलहाल राजस्थान में अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी, छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह, अरुण साव और मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम भी सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। 3 राज्यों के सीएम चेहरों को लेकर बीजेपी मुसीबत में दिख रही है। मुसीबत में तो पूर्व सीएम केसीआर भी नजर आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने 7 नवंबर को तेलंगाना के सीएम पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करने का काम भी शुरू हो चुका है। इन सब के बीच अचानक रेवंत रेड्डी का दिल्ली पहुंचना और रात को राहुल गांधी से मुलाकात करना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में सरकार बनाने के बाद से ही रेवंत रेड्डी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की गारंटी पूरे करने वाली फाइल पर साइन किया, और उसके बाद अचानक वो दिल्ली पहुंच गए। देर रात उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई। दावा किया जा रहा है कि रेवंत से राहुल ने कहा कि बीआरएस के 2 दर्जन के करीब विधायक कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है। हाईकमान अगर मंजूरी देता है तो विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बीआरएस के कुछ विधायक तो सीएम रेवंत से मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके साथ ही रेवंत ने बीआरएस सरकार के समय राज्य में हुई कथित गड़बड़ियों पर भी एक्शन लिए जाने को लेकर चर्चा की। चूंकि 10 साल तक बीआरएस की ही सरकार तेलंगाना में रही है और विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने केसीआर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे, तो केसीआर सरकार के समय सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस के नेताओं को ही किया गया था।
अब सरकार कांग्रेस की है। दावा किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे बाद ही सीएम ने केसीआर सरकार के समय के खर्चों का हिसाब किताब जुटाना भी शुरू कर दिया है। नए मुख्यमंत्री ने बीआरएस सरकार के सारे खर्चों की लिस्ट जुटाने के आदेश दे दिए हैं। नई सरकार ने लिस्ट मंगवाने के साथ ही ये छानबीन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है कि इनमें से कितनी तेलंगाना की जनता तक पहुंची है। इसे एक तरह से सियासी ऑडिट माना जा रहा है। इस बीच बीआरएस को बड़ा झटका देते हुए एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना का प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया, जिन्होंने विधायकों को शपथ दिलाई। इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। चूंकि ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाकर कांग्रेस ने एआईएमआईएम को लेकर नरम रुख दिखाने के साथ अल्पसंख्यक वोटों पर भी सीधा निशाना साधा है। रेवंत के एक्शन से तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस को झटका लगने वाला है। झटका तो राजस्थान में अशोक गहलोत को भी लगा है। राजस्थान के नतीजों पर आज कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हार के कारणों पर मंथन हुआ। बैठक में राजस्थान के सभी दिग्गज नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने चर्चा की। तो क्या कुछ रहा बैठक में खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा, राज कायम रहेगा, लेकिन राज बदल गया, रिवाज नहीं बदला। हार को लेकर दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट सहित राजस्थान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान गहलोत ने धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को हार का बड़ा कारण बताया। गहलोत ने कहा कि हम चाहते थे चुनाव लोकल मुद्दों पर हो। बीजेपी के नेता हमारे 5 साल के कार्यकाल पर बात करते, उसकी कमियां बताते, लेकिन चुनाव को धर्म के नाम पर ले गए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी ने भी हमारे कामकाज की चर्चा नहीं की। इसका मुझे दुख है। कन्हैया लाल मामले में रोज नए झूठ गढ़े गए। मीडिया के जरिए इसे पूरे राजस्थान में फैलाया गया। बीजेपी के पास कोई इश्यू नहीं था, चुनाव का ध्रुवीकरण कर दिया। चुनाव के दौरान इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, केवल भड़काने का काम कर रहे थे। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे थे। चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर में घुस गए। वैभव गहलोत को नोटिस देकर ईडी ने बुलाया। ये कांग्रेस को चुनाव में डिस्टर्ब करते रहे। पूरे देश के अंदर बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। जनता आज नहीं तो कल जवाब देगी। मीटिंग के बाद जब गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये मीटिंग में चर्चा का विषय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। हाईकमान अपनी सुविधा के अनुसार फैसला करेगा। जब घोषणा करनी होगी कर देंगे। इसके साथ ही गहलोत ने ये भी साफ कर दिया कि अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज करेगी। राजस्थान में बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीती है। इधर दानिश अली भी अपनी ही पार्टी के आगे हार गए हैं। बीएसपी सांसद दानिश अली संसद के शीतकालीन सत्र में गले में ब्लैक बोर्ड लटकाकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन रमेश बिधूड़ी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि दानिश अली जरूर सस्पेंड हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीएसपी के अमरोहा से सांसद दानिश अली सुर्खियों में है। संसद में चर्चा के दौरान दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी देते हुए कहा कि सदन में अगर ऐसा दोबारा हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। खुद बीजेपी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। इस सब के बीच दानिश अली को समूचे विपक्षी का साथ मिला। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। सपा सांसद डिंपल यादव ने उन्हें भाई कहा तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। अगस्त में दानिश अली पटना जाकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले थे। इस बीच राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि दूसरे दलों से नजदीकी दिखाने पर मायावती अपने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देती थी। और आज कुछ ऐसा ही हुआ है, जब मायावती ने दानिश अली को पार्टी से ही निलंबित कर दिया। मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर दानिश अली को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन दूसरे दलों के साथ मेल मुलाकात को लेकर भी आरोप लगाए गए। दरअसल 8 दिसंबर को भी दानिश अली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का समर्थन करते हुए नजर आए थे। वहीं अब सबसे ज्यादा नाराजगी मायावती को दानिश की कांग्रेस के साथ बढ़ती नजदीकी को लेकर थी, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दानिश अली अब कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल ये कयास है। वहीं बीएसपी से निलंबित होने के बाद अब तक दानिश अली की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा दानिश अली का अगला कदम क्या होता है। दानिश अली के अगले कदम पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। नजरें तो इंडिया गठबंधन के एक्शन पर भी हैं।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब 2024 की तैयारी को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाराणसी में पीएम मोदी को चुनौती देने वाले हैं। तो क्या मोदी के खिलाफ नीतीश का एक्शन प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बिहार की राजनीति फिलहाल चरम पर है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ उतरने का मूड बना लिया है। सूत्रों की माने तो नए साल में नीतीश कुमार ने हिंदी बेल्ट के सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर ध्यान लगा दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की धरती पर रैलियों की झड़ी लगाकर नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ यानी बनारस में भी चुनौती देने जा रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली जनसभा की तारीख तय होने के बाद अब जेडीयू की तैयारी यूपी में भी उनकी सभा कराने की है। लोकसभा चुनाव में झारखंड के साथ साथ यूपी में भी जेडीयू अपने प्रत्याशी उतारेगा। यूपी में छोटे छोटे दल के रूप में अपना काम कर रहे लोग जेडीयू में मिलना चाहते हैं। नीतीश कुमार के निशाने पर उत्तर प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति का नेचर एक जैसा है और यहाँ से देश को 80 सांसद मिलते हैं। बिहार की सीमा से सटे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव पर बिहार की राजनीति का प्रभाव रहता है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस मामले में कहा कि जेडीयू यूपी में लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूपी में जनसभा को लेकर जगह और समय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। ये भी तय है कि जहां जहां से मुख्यमंत्री को आमंत्रण मिलेगा वो वहां जाएंगे। यूपी की प्रदेश जेडीयू इकाई निरंतर मुख्यमंत्री से ये आग्रह करता रहा है कि वो यूपी के फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और अगर ऐसा होता है तो पीएम मोदी को नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी टक्कर देने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। वाराणसी को लेकर नीतीश के दांव से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है, तो उसकी परेशानी एक और पुराने सहयोगी ने बढ़ा दी है। कांग्रेस तो पहले ही देश में वोटिंग लिस्ट को लेकर सवाल खड़े कर रही थी और अब दक्षिण भारत से भी वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद अब देश में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग की भी अग्नि परीक्षा है क्योंकि विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अयोग्य व्यक्तियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से नामांकित किया जा रहा है और राज्य सरकार के निर्देशों पर विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले लोगों के नामों को कथित तौर पर हटाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में मतदाताओं के नामांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में पहले भी शिकायत की गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। टीडीपी प्रमुख नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये सुनिश्चित करने को कहा कि जो कोई भी इस संबंध में आपत्ति उठा रहा है और चाहता है कि किसी मतदाता के नाम को हटा दिया जाए उसे जरूरी सबूत पेश करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि बिना जांच के ही मतदाताओं को मताधिकार से बेदखल किया जा रहा है। इसी के साथ टीडीपी प्रमुख ने कहा कि सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार की अगले विधानसभा चुनाव में हार तय है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह पड़ोसी राज्य तेलंगाना में वीआरएस सरकार को हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह आंध्र प्रदेश में सत्ता पर काबिज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। साथ तेलंगाना के चुनाव नतीजे 3 महीने बाद आंध्र प्रदेश में दोहराए जाएंगे। अब टीडीपी नेता के इन दावों में कितना दम है ये तो चुनाव नतीजे तय करेंगे। वहीं चुनाव आयोग उनकी शिकायत पर क्या एक्शन लेता है इस पर भी सभी की नजरें हैं। टीडीपी की बात देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी भारत के अखबार पढ़ते हैं। उन्हें भी आजकल मोदी की गारंटी शब्द याद हो गया है। उन्होंने कहा कि रशिया और भारत के संबंधों के लिए
मोदी एक सशक्त गारंटी है। फिलहाल तो मोदी जी को इस बात के लिए अभी गारंटी देनी पड़ेगी कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद में उनकी पार्टी में अंदरूनी सिर फुटबल न हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अगले साल 7 जनवरी को आम चुनाव होंगे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ना तो चुनाव की तारीख बदली जाएगी और ना ही इसे टाला जाएगा। इस बार भी मुख्य मुकाबला सत्ता पर काबिज अवामी लीग और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के गठबंधन के बीच है। इन चुनावों पर सबसे ज्यादा नजर भारत और अमेरिका की है। बांग्लादेश के आम चुनाव में क्या है भारत की भूमिका, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में अगले 7 जनवरी को आम चुनाव होंगे, लेकिन इन चुनावों में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी हिस्सा ना ले पाए। इसको लेकर 23 अक्टूबर को बांग्लादेश सरकार ने अंसार बटालियन विधेयक 2023 लागू किया। ये विधेयक अर्धसैनिक सहायता बल अंसार को संदिग्ध घरों में घुसने, गिरफ्तारी करने और कथित अपराधियों को पुलिस को सौंपने का अधिकार देता है। हालांकि इस विधेयक को लागू करने के समय पर सवाल उठ रहे हैं। बीएनपी के बड़े नेता इस वक्त जेल में हैं। खबरों की माने तो सत्ता पर काबिज शेख हसीना सरकार फिर से सत्ता में आने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है और अगर वो आवामी लीग चुनाव जीतती है तो ये उनका चौथा कार्यकाल होगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पिछले 3 कार्यकाल की आर्थिक कामयाबियों का जमकर प्रचार भी कर रही हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी दल गैर पार्टी अंतरिम सरकार को अनुमति देने के लिए पीएम शेख हसीना से इस्तीफे की मांग करते हुए परिवहन नाकाबंदी अभियान चला रही है। सत्तारूढ़ आवामी लीग ने कहा कि चुनाव प्रधानमंत्री हसीना के नेतृत्व में ही होंगे, तो दूसरी ओर 28 अक्टूबर से विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर परिवहन नाकेबंदी कर रही है, जिसके चलते पुलिस और कार्यकर्ताओं के साथ झड़पों की खबरें आती रहती हैं, जिसके बाद विपक्ष के कई नेता जेल में बंद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देशव्यापी कार्रवाई में बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर समेत 8000 विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पड़ोसी और विभिन्न हितों के कारण भारत के लिए बांग्लादेश काफी महत्वपूर्ण है। पीएम शेख हसीना की पीएम मोदी से भी काफी नजदीकियां हैं। ऐसे में मोदी सरकार भी बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी को अपने हक में मान रही है और भारत की तरफ से भी शेख हसीना का समर्थन करना तय है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।